हेलो डियर स्टूडेंट्स, सफलतम क्लासेस के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने ज्योग्राफी टारगेट बैच स्टार्ट किया था, आज इसकी 3rd क्लास लेकर के आए हैं। अब तक की क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ जाना है और जब हमारी 5 क्लासेस यानी कि 5 क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर के एक क्लास बनाई जाएगी। वो हमारा प्रयास रहेगा कि लाइव रिकॉर्डिंग हो। हमारी जो भी क्लासेस आ रही है उसका पूरी तरह से उसको देखें और अच्छे से एनालाइज करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल सके। आज की क्लास स्टार्ट करें। इससे पूर्व हमने जो पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा था, एक बार हल्का सा उसका रिवीजन ले लेते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसका नामांकन कैसे हुआ। उसके नामांकन के बारे में हमने 2 चीज़ें जानी, एक औपचारिक नाम, दूसरा था अनौपचारिक नाम। औपचारिक नाम के दो स्रोत थे, एक भारत नाम था जिसका ऋग्वेद आदि स्रोत थे, दूसरा नाम इंडिया था जो इंडस नदी के नाम पर पड़ा था। उसके अलावा अनौपचारिक नामों में भी कई प्रकार के नाम हमने जाने थे। उसके बाद हमने भारत के लोकेशन या अवस्थिति के बारे में जाना था। हमने देखा था कि जो भारत है वो पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण मध्य एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप का एक पार्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इस प्रकार इस पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा देश शामिल था। उसके बनने की क्या कहानी थी वो हम जान चुके हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी देश होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि वहाँ की जनसंख्या कैसी है, किस प्रकार की, उसकी डेमोग्राफी किस प्रकार की है। क्योंकि किसी भी देश के पास कितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका एक्सप्लोटेशन, उसका जो उपभोग है, उसका उत्पादन है, वो करने का काम वहाँ की जनसंख्या करती है। तो किसी भी देश के अंदर यदि जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है तो वो वहाँ का जो संसाधन है उसका ठीक ढंग से उपयोग कर पाएगी। यदि जनसंख्या बहुत अच्छी, शिक्षित और साक्षर है, अच्छे से वेल मैनेज्ड है, तो संसाधनों को बना पाएगी। देखते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या का क्या हालात है, क्या कुछ है। हमारे देश के अंदर कुल पशुधन है उसका 80% और 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व का 17% जनसंख्या हमारे देश भारत में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम विश्व में दूसरे स्थान पर थे, परंतु 2022 तक आते आते हमने पूरे विश्व के सभी देशों को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। 2022 में हमारी जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी थी और हम विश्व के प्रथम स्थान पर आ चुके थे। उसके बाद आज की यदि मैं हकीकत बताऊं, आज का हालात बताऊं, तो हमारे देश की जनसंख्या 144 करोड़ के लगभग हो चुकी है। ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर डाटा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब ये सब तो ठीक है, हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है जिससे कि हम अपने संसाधनों को खूब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे पास जो जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या है। विश्व में सबसे युवा देश यदि कोई है तो इस वक्त भारत है। भारत जो है उसमें सबसे ज़्यादा युवा है। आप सभी युवा है, हम युवा है, तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो उम्मीदों से भरी नज़रों के साथ भारत को देख रही है। हमारा दायित्व है कि हम अपने देश को और पूरी दुनिया को गौरवान्वित करें और उसको आगे ले करके जाएं। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना कि विश्व में जो 2011 में 2nd स्थान था विश्व में, वो आज विश्व में प्रथम स्थान हो चुका है। विश्व के मामले में भारत पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जनसंख्या के मामले में 3रे स्थान पर है। उसी प्रकार इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान की जनसंख्या है। अब आइए समझते हैं कि हमारा क्षेत्रफल कितना है। ज्योग्राफी के हिसाब से हमारा जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये कुल जो जितना भी भूमि है, यदि हम सारी की सारी पृथ्वी के ऊपर जितनी भूमि है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सारी की सारी भूमि को काउंट करें
उसका जो परसेंटेज आता है उसमें से केवल 2.4% क्षेत्रफल हमारे पास है, केवल 2.4% क्षेत्रफल। अब 2.4% क्षेत्रफल जो है उसमें हमने जाना था कि कुल पशुधन का 18% के लगभग और 2011 की जनगणना के अनुसार 17%, परंतु वर्तमान में 18 से 19% के लगभग जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार विश्व के केवल 2.4% क्षेत्रफल के ऊपर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर संसाधनों का दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए कि हमारे यहाँ जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा दबाव है, जिसके कारण यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है। यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का विश्व में रैंक 7 है, यानी कि हमसे पहले 6 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल हमसे ज़्यादा है। हमसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले कौन कौन से देश हैं, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस जो कि भारत के उत्तर में, एशिया के उत्तरी भाग में स्थित है। रूस जिसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है कि वो रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल कनाडा का है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल अमेरिका, ये अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व में तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से रखता है। चीन की मैं बात करूं, चीन चौथे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर है। जनसंख्या के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है। ब्राज़ील 5वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर है। इस प्रकार क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जो देश है वो 7वें नंबर पर आता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझें, उससे पूर्व हमें यह समझना आवश्यक है कि अक्षांश रेखाएं या अक्षांश होता क्या है। अक्षांश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम क्लियर कर लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? पृथ्वी के अध्ययन के लिए, ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, इतनी बड़ी सी पृथ्वी के इसके अध्ययन के लिए, इसको समझने के लिए, इसकी समझ को आसान बनाने के लिए एक ग्रिड ऑफ इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाओं का एक जाल बना दिया गया, जिसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का नाम दिया गया, ताकि इसका अध्ययन आसान हो सके। अब समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है। किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, यानी कि पृथ्वी जो है यदि उसको गोलाकार रूप में हम देखते हैं तो उसके सबसे केंद्र में जो लाइन है उसे पृथ्वी की केंद्रीय लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इससे किसी भी स्थान की यदि हम कोणीय दूरी नापते हैं, यानी कि यहाँ पर ये केंद्र है, इससे 1 डिग्री का कोण हम लेके चलते हैं, ये मान लीजिए 1 डिग्री है, और इसी प्रकार 1 डिग्री का चाप हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को मिला दें तो ये 1 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम एक और चाप लगाएं, इसी सेंटर को मान करके इसे 2 डिग्री मान लें, इसी प्रकार इस साइड भी 2 डिग्री चाप लगाएं और इस दोनों को आपस में मिला दें, तो इस प्रकार ये 2 डिग्री अक्षांश रेखा हो चुकी है। ठीक है, अब ये तो थी अक्षांश रेखाएं जो कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। अब विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक दूरी, यानी कि ये जो रेखाएं हैं, जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है, इनके मध्य में जितनी दूरी है, एक अक्षांश रेखा से अगली अक्षांश रेखा के बीच में बिल्कुल एक समान दूरी है। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर आप जाओगे तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं थी जिन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं। इनको दर्शाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका आमतौर पर किसी भी बुक्स में प्रयोग आपको देखने को कम ही मिलेगा। कम बुक्स में ये चीज़ शो की गई है कि इसका चिन्ह है फाई। फाई के द्वारा अक्षांश रेखा जो है उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी रेखाओं की संख्या 179 है। यदि संख्या की बात की जाए, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है,
यदि संख्याएं देखी जाए कुल अक्षांशों की तो कुल अक्षांश 181 है। कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो 0 डिग्री है ये एक सबसे बड़ी रेखा है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है। इससे 90 डिग्री के लगभग ऊपर की ओर और 90 डिग्री के आसपास नीचे की ओर, दोनों तरफ साउथ और नॉर्थ में अक्षांश है। अब उन अक्षांशों में जब आप नॉर्थ पोल के ऊपर जाओगे और साउथ पोल के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर रेखाएं नहीं खींची गई है, बल्कि 90 डिग्री 90 डिग्री पर बिंदु है। इस प्रकार जो बिंदु है उन्हें 90 डिग्री पोलर रीजन पर वृत्त नहीं कह सकते, उनको केवल अक्षांश रेखा कह सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अक्षांश वृत्त कितने हैं तो 179 रहेंगे। यदि अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो 181 है। आइए अब आगे समझते हैं कि कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या शून्य रेखा, ये सबसे बड़ी और सबसे केंद्र की ये अक्षांश रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। सबसे पहले पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब इस बात को समझो, ये जो पृथ्वी के ऊपर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये सबसे बड़ी रेखा है। ये क्या करती है, जो एक ही है जो कि पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट रही है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसके बाद 1 डिग्री पर जाओगे, 2 डिग्री पर जाओगे, जितना भी डिग्री ऊपर या नीचे की तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ या फिर साउथ की ओर, किसी भी तरफ जाओगे वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकती। परंतु ये इक्वेटर एकमात्र ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को बराबर रूप से 2 भागों में बांटती है, यानी कि इक्वल है नॉर्थ पार्ट भी और साउथ पार्ट भी। इस प्रकार जो सबसे प्रमुख विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो 0 डिग्री रेखा है ये 13 अलग अलग देशों में से गुजरती है। इसकी लंबाई 40,096 किलोमीटर है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से इसकी देखा जाए तो पृथ्वी की जितनी परिधि है उतनी ही इक्वेटर की लंबाई है। उसके बाद कुछ अन्य प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, जो कि नॉर्थ की ओर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा गया है। इनका अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि वर्ष के किसी न किसी एक दिवस में इन रेखाओं के मध्य में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है और 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है। पृथ्वी बिल्कुल इस प्रकार से नहीं है, बल्कि इस प्रकार थोड़ी सी 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, और वो घूमने के दौरान, परिक्रमण के दौरान, ये सूर्य है, इसके चारों ओर परिक्रमण के दौरान, इस परिक्रमण पथ के दौरान अपनी जो दिशा है वो चेंज करती रहती है। इस प्रकार जब यहाँ होगी तो कर्क रेखा और इस तरफ होगी तो मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होगी। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण अक्षांश आते हैं, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री के आसपास नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त है और 66.5 डिग्री साउथ की ओर अंटार्कटिक वृत्त है। ये शीतोष्ण क्षेत्र के समाप्त होने और शीत क्षेत्र के स्टार्ट होने की रेखाएं हैं। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण अक्षांश है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो कि 90 डिग्री के आसपास है, जो कि बिल्कुल पोलर रीजन को या अक्षांशीय क्षेत्र को दर्शाता है। दोनों गोलार्धों के बीच में 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में अश्व अक्षांश नाम से भी 2 अक्षांश स्थित है। इन अक्षांशों पर क्या होता है, अत्यधिक वायु का उच्च दबाव होता है, जिसके चलते प्राचीन काल में यहाँ से जब घोड़े लेकर के जाते थे, अरब से घोड़े लेकर जाते वक्त यूरोप में, इन अक्षांशों पर आते आते प्राचीन काल की जो जहाज़ें थी वो धीमी गति से चलने लगती थी अत्यधिक वायुदाब के कारण। तो वो अपने अश्व को, अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। उनका मानना था कि शायद यहाँ पर वायु की दाब के बजाय भार ज़्यादा होने की वजह से जो शिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस प्रकार जब वो इस क्षेत्र में घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे तो इसे अश्व अक्षांश का नाम दे दिया गया। थैंक यू सो मच।